नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और राज्य सरकार ने राज्य के लिए एक नया नारा मिशन बिगिन अगेन दिया है। और महाराष्ट्र में 1 जून 2020 से 30 जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा और 3 फेजों में फेज 1 की शुरुआत 3 जून से होगी, वहीं फेज 2 की 5 जून से और फेज 3 की शुरुआत 8 जून से होगी। फेज 1 में गैराज और वर्कशॉप में पहले से अपॉइंटमेंट लेकर काम करने की छूट और सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे जहां पर 15% स्टाफ की इजाजत होगी। वहीं फेज 2 में सभी मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर के दुकानें और सड़क के किनारों की दुकानें भी खुलेंगी। ये दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी और फेज 3 में सभी प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन इन प्राइवेट दफ्तरों में 10% कर्मचारियों से काम शुरू करना होगा और जिले के भीतर ही 50% सवारी के साथ बस चलाने की अनुमति भी दे दी जाएगी। और फिलहाल एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी। वहीं सिनेमा हॉल, सैलून के साथ ही धार्मिक स्थानों को खोलने की इजाजत भी नहीं दी गई। देश भर में लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 होने के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र स्कूल खोलने की रणनीति तैयार कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दूरवर्ती इलाकों के ऐसे स्कूलों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खोला जा सकता है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया शैक्षणिक वर्ष जून में शुरू होना चाहिए, जैसा सामान्य समय में होता है। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को विकसित और मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के वक्त में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो अभिनेता हैं वो हैं सोनू सूद। सोनू सूद लगातार मजदूरों की मदद कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर जो परेशान हो रहे हैं उनको उनके घर भेजने के लिए तमाम प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब सोनू सूद के सामने एक और चुनौती आ गई है। क्या कुछ है वो चुनौती, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मजदूरों का मददगार नंबर 1, मदद की मिसाल बन गए सोनू सूद। बस एक ट्वीट पर पहुंच जाती है सोनू की मदद। छोटी सी बच्ची की मांग पर फंसे सोनू। बच्ची ने अपनी मम्मी को नानी के घर भेजने को कहा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दिनों में पैदल चलकर घर जाने को मजबूर प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद की, तो वहीं इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हैं। कोई उन्हें शुक्रिया कर रहा है, कोई दुआएं दे रहा है, तो कोई घर जाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। सोनू हर किसी को रिप्लाई जरूर दे रहे हैं। वहीं इसी बीच सोनू सूद से एक छोटी सी बच्ची ने भी मदद मांगी। इस बच्ची ने सोनू से कहा कि उसकी मम्मी को नानी के घर पहुंचा दो। इस बच्ची की आवाज सोनू तक जैसे ही पहुंची, उन्होंने तुरंत उसे रिप्लाई किया। बच्ची की रिक्वेस्ट पर सोनू का जवाब वाकई में शानदार है। सोनू अंकल, सुना है आप सब लोग को घर भेज रहे हो। पापा इज आस्किंग, विल यू सेंड मम्मा नानी के घर? लेट मी। बच्ची कहती है कि सोनू अंकल, सुना है आप सब लोगों को घर भेज रहे हो। पापा पूछ रहे हैं कि क्या आप मम्मी को नानी के घर भेज देंगे, मुझे बता देना। ये वीडियो रीट्वीट करते हुए सोनू सूद ने लिखा, अब ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है।
मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस ट्वीट के साथ सोनू ने मस्ती वाला एक इमोजी भी शेयर किया। तो वहीं सोशल मीडिया पर लोगों को बच्ची का ये क्यूट वीडियो और इस पर सोनू का रिएक्शन पसंद आ रहा है। इसी बीच सोनू के रिप्लाई के बाद से बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, हाल ही में देश भर में कई प्रवासी कामगारों को उनके गृह नगर भेजने के बाद एक्टर सोनू सूद ने लॉकडाउन के बीच केरल में फंसी ओडिशा की 177 लड़कियों को वहां से एयरलिफ्ट करवाया, जिसके लिए देश भर में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में 1295 नए मामले वहां पर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 19,844 तक पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। दिल्ली में कुल मिलाकर 19844 यानी 19,844 पॉजिटिव केस हैं कल रात के 12 बजे तक, जिसमें कल के 1295 केसेस जोड़ लिए गए हैं। इसमें से 8,478 लोग रिकवर हो चुके हैं और 10,893 अभी केसेस एक्टिव हैं। इसमें से डेथ जो हुई हैं कल और परसों यानी 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन में 13 डेथ हैं और कुल 477 डेथ आज तक हो चुकी हैं, जिसमें RML हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल इन्होंने काफ़ी सारी डेथ को कल रिपोर्ट किया है, जो पुरानी रिपोर्ट्स थी। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कल और परसों 2 दिन की 13 डेथ हैं। जो पेशेंट हमारे एडमिट हैं वो हैं 2586 और उसमें से 208 लोग ICU में हैं और उसी में से 43 जो हैं वेंटिलेटर के ऊपर हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं वो डेथ रिपोर्टिंग बहुत लेट कर रहे हैं। इसमें मैंने जैसे बताया कि 34 डेथ इन्होंने कल बताई हैं, जो कि बहुत पुरानी डेथ हैं, इनको बहुत पहले बता देना चाहिए था। पीएम मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने कोरोना के साथ ही प्रवासी मजदूरों पर भी बात की। वहीं पीएम मोदी के मन की बात को लेकर के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा और माना कि इस लॉकडाउन में गरीब लोग बहुत परेशान हुए, मजदूर कामगार तबका बहुत जो है तकलीफ में रहा। उससे अपने घरों को जाने में इतने ज़्यादा दुख झेलने पड़े कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और उसकी व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई। भूख प्यास से कितना जूझे वो आप समझ सकते हैं, सब मीडिया ने वो दिखाया। तो अब उनके लिए क्या सरकार कर रही है, अगर ये बात भी वो सामने रखते हैं और रखें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी मांग करती रही, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, कि भाई इनके लिए मदद होनी चाहिए। इनके लिए चाहे 7,500 रुपये 6 महीने तक आप खातों में दें, चाहे एक मुश्त 10,000 रुपये अभी दें, ये सारी मांग करते रहे। तो वो अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी इस बात को माना है कि उनको तकलीफ़ हुई है, तो मुझे लगता है सरकार को आगे इस पर विचार करना चाहिए, इस मांग पे, ये हमारा कहना है। और जहाँ तक इकोनॉमिक सवाल है, तो अर्थव्यवस्था का वो खोल तो दी गई है, लेकिन मजदूर नहीं, कामगार नहीं, काम करने वाले नहीं, तो वो जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा सब जगह जिस तरह से होना चाहिए, और वो इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है। दूसरे वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है। तो जब तक उनके पास पूंजी नहीं होगी और उसके साथ साथ कामगार नहीं होंगे, तब तक ही मान लेना कि उद्योग इंडस्ट्री जो है चल गई है, व्यापार चल गया है, मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। तो इसलिए दोनों क्षेत्र में भी मदद करनी चाहिए यहाँ लोगों की, और जितने भी उद्योग हैं, व्यापार हैं, और जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, और इसके अलावा जो है एक श्रेणी के उद्योग जिनसे सीधे लोग जुड़े हुए हैं, इन सबको मदद करनी चाहिए सरकार की तरफ। 1 जून से राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल अब नॉन कोविड हो जाएगा, और इसकी जानकारी खुद राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी है। कोरोना के मरीजों का इलाज
RUHS में किया जाएगा। और चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि शुरुआत में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए SMS अस्पताल में कोरोना से संक्रमितों के लिए OPD, IPD और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई थी। अब 1 जून से यहां दी जाने वाली सभी सेवाएं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस प्रतापनगर में स्थानांतरित की जा रही हैं। कोरोना महामारी के चलते राज्य के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कोरोना के जो मरीज उनके लिए 24 घंटे की सुविधाएं प्रारंभ की गई थी। उसमें OPD की सुविधाएं, IPD की सुविधाएं, इमरजेंसी की सुविधाएं ये चालू रखी गई थी, क्योंकि इसका संक्रमण का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। इसलिए SMS हॉस्पिटल में इनके संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था। अब 1 जून से ये समस्त सेवाएं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो प्रतापनगर में है वहाँ शिफ्ट की जा रही है। इनके जितने विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वहाँ जाके अपनी चिकित्सा सेवाएं देंगे। चरक भवन में जो OPD चल रहा था उसको भी निकट भविष्य में हमारा जो फार्मेसी कॉलेज है उसमें स्थानांतरित किया जाएगा। तब तक यहाँ ILI केसेस जो खांसी जुकाम बुखार उनके केसेस को देखा जाएगा। और जब ये फार्मेसी कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद चरक भवन में जो उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी पुनः शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सांगानेर गेट जो हमारा महिला चिकित्सालय है वहाँ कोविड के पेशेंट से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा और इनसे संक्रमित मरीजों के लिए सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय को हमने चिन्हित किया है। और जनाना अस्पताल जो चांदपोल है उसको अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए फ्री रखा गया है। इस प्रकार एक जो संक्रामक रोग का यूनिट है SMS हॉस्पिटल में वो चालू रहेगा, जिसमें जो कोमोर्बिडिटी के केसेस हैं उनको देखने की व्यवस्था रहेगी। तो वो एक पार्ट में पहले से ही चलता आया है। उसके अलावा कोविड फ्री हो जाएगा 1 जून से SMS अस्पताल। असम में कोरोना के 1 लाख से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं और इस बात की जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिदिन 10,000 लोगों का टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है और वहीं अब तक 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि के साथ हम संस्थागत क्वारंटीन की अवधि को 4 दिन तक कम करना चाहते हैं। जब हम प्रतिदिन 10,000 लोगों का टेस्ट करने में सक्षम होंगे, हम 4 दिनों के भीतर क्वारंटीन से एक व्यक्ति को रिलीज करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिससे सार्वजनिक धन बचेगा। कोरोना संकट के बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया है कि देश में हमने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है और अब तक कुल 4,050 ट्रेनें चलाई गई हैं। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 54 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। और इसके साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इनमें से लगभग 80% ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग अब घटने लगी है। पिछले 29 दिनों में कुल 54 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। भारतीय रेलवे का यह दावा है कि श्रमिकों की पूरी वापसी और राज्यों की मांग आने तक ट्रेनें चलाई जाएंगी। हमने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू की थी और आज तक हमने करीब 4,050 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और 54 लाख से ज़्यादा जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हमने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है। इन 4,050 ट्रेनों में जो सबसे ज़्यादा ट्रेनें गई हैं वो यूपी और बिहार में गई हैं, करीब 80%। और अगर मैं आपको संख्या बताना चाहूँ तो यूपी में 1660 ट्रेन और बिहार में 1476 ट्रेन गई हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरात से निकली हैं, 1021 ट्रेन। उसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां से 790 ट्रेनें निकली हैं। हम कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट्स के टच में हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो
अपने जो श्रमिक भाई जो वहाँ रह रहे हैं उनके बीच में ये प्रॉपर पब्लिसिटी करें, उनको बताएं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। उनका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी थोड़ी प्रक्रिया को सुगम करें, उनके तक पहुँचें और जैसे ही उनको ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है हमें बताएं। और भारतीय रेल ने सारे प्रदेशों को ये कहा हुआ है कि जैसे ही आप डिमांड देंगे हम उसके नेक्स्ट डे ही उनके लिए ट्रेन चला देंगे। हमने कल सारे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक असेसमेंट किया है, ये टेंटेटिव असेसमेंट है, और हमने राज्य सरकारों से कहा है कि इसके बाद भी अगर उनको ज़रूरत होगी तो हम और अधिक ट्रेन भी चलाएंगे। बट जो कल का हमारा असेसमेंट है उसमें करीब 322 ट्रेनों का असेसमेंट हमको सारे प्रदेश सरकारों से मिला है। अनंतनाग जिले के पोश खरीरी में आतंकियों के साथ 7 घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में शामिल सभी आतंकी फरार होने में कामयाब रहे और इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। Out of many districts in Jammu and Kashmir, the problem districts are only 6. This terrorism is sponsored by Pakistan. It is intriguing to see that Pakistan, which cannot look after its own geographical limits, own people, own economy, is worried about Jammu and Kashmir. I keep raising this question, what is the connection of Jammu and Kashmir with Pakistan? How Pakistan is concerned about Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir is an integral part of this country. Pakistan has nothing to do with it. So therefore, since 47, Pakistan has been eyeing to grab Jammu and Kashmir. And in present scenario, when Pakistan should be fighting COVID-19, Corona, it is trying to export terrorism to Jammu and Kashmir. This shows the priority in the mind of Pakistan establishment, deep establishment, Pakistan Army and Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. It is very sad commentary. I think Pakistan is trying to get into self-destruct mode. It is trying to destroy itself by having wrong priority in administration and approach to neighbors. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू डेमो 2 मिशन कामयाब रहा है। निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है और ये 19 घंटे में अपने लक्ष्य तक पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिशन की लॉन्चिंग देखने के लिए स्पेस सेंटर गए थे और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में गए एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट बेंकन और डगलस हर्ले सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉन्च के साथ बीते 1 दशक की हमारी कोशिश औपचारिक तौर पर पूरी हुई। अमेरिका के बुलंद उम्मीदों के नए युग की शुरुआत हो गई है और देश के पुराने नेताओं ने अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के काम को दूसरे देशों की दया पर निर्भर रखा। अब और ऐसा नहीं होगा। इस मिशन को क्रू डेमो 2 और रॉकेट को क्रू ड्रैगन नाम दिया गया है और 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फाल्कन 9 से की गई और स्पेस एक्स अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है। ये नासा के साथ मिलकर भविष्य के लिए कई अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रही है। तो एक और मानव मिशन अमेरिका ने भेज दिया है और ये सफल रहा है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इस मिशन के गवाह बने हैं। स्पेस सेंटर पहुंचे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। आपको बता दें कि 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में पहुंचा है। पंजाब में 30 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है और ये आंकड़ा अब 2263 पर पहुंच गया है। वहीं 20 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हो चुके हैं और अब तक कुल 1987 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 231 है।
लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर पंजाब के बठिंडा में किसानों ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार का पुतला जला करके प्रदर्शन किया है, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि जो केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है, इसकी आड़ में विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। लेबर कानून में संशोधन किया जा रहा है, लोगों के कृषि खरीद केंद्रों पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इन सब के खिलाफ किसान जत्थेबंदियों द्वारा पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की अर्थी जला करके प्रदर्शन किया गया। ਅਮਰਜੀਤ ਹਣੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਹਰਰੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥੀ ਸਾੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਥੀ ਸਾੜੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनरेगा के तहत काम देने में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। सरकार प्रदेश में आने वाले श्रमिकों को रोजगार दे रही है और इसी तरह राजस्थान के जालोर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के लगातार सफल प्रयासों के चलते लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के जरिए काम शुरू हो गया है और रोजगार देने में मनरेगा लोगों के लिए अब वरदान साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मनरेगा के तहत काम देने में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। सरकार प्रदेश में आने वाले श्रमिकों को रोजगार दे रही है और इसी तरह से राजस्थान के जालोर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के लगातार सफल प्रयासों के चलते लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के जरिए ये कार्य शुरू होना लोगों के लिए रोजगार में वरदान साबित हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के इस दौर ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना मनरेगा के महत्व को सिद्ध कर दिया है। संकट के दौर में इस योजना ने देश भर के गांवों में करोड़ों लोगों को जो संबल दिया और यही इसकी सफलता को दर्शाता है। इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान का जालोर जिला है। यहाँ सायला समेत सभी ब्लॉक में मई महीने में शुरू हुए मनरेगा के कार्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में वरदान साबित हुए, तो वहीं लगातार मजदूरों की संख्या बढ़ने से मनरेगा में रोजगार देने के मामले में सायला ब्लॉक की स्थिति जिले में पहले पायदान पर पहुंच गई। ब्लॉक में करीब 18,117 लोग श्रमिक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत नियोजित हैं। वर्तमान में जिले की सभी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल ग्रामीणों को उनके गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से ज्यादा श्रम नियोजन किया
किया जा रहा है। तो साथ ही बाहर से आए प्रवासियों को जॉब कार्ड बनाकर रोजगार दिया जा रहा है। जालोर में मनरेगा के तहत अब तक 1,14,010 मजदूरों को काम मिल चुका है, जिससे मजदूरों के परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो साथ ही नरेगा पर श्रमिक पानी का कुंड बना कर पानी बचा रहे हैं। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मनरेगा जॉब कार्ड धारक काम में लगे हैं, जिसकी मजदूरी मिल रही है। प्रवासियों को दिया जा रहा रोजगार कोरोना वायरस को लेकर देश में चल रहे लॉकडाउन से प्रवासी अपने जन्मभूमि पर लौटने के बाद उनको सरकार की ओर से रोजगार देने की योजना इनके लिए वरदान साबित हुई। इस कोरोना वायरस की वजह से जो ये महामारी चल रही है, तो हमें सरकार ने हमें ये रोजगार दिया है, जिसकी वजह से हम ये मनरेगा का काम चला रहे हैं। महामारी को लेके जो इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके कारण मैं भी देशा था, अभी राजस्थान आया, फिर उसके बाद में इधर नरेगा काम पे लगा है, इसलिए हमारी कोई व्यवस्था की जाए। कोरोना वायरस झाले रही है, जो मैं काम करे रही नरेगा मध्ये देश ने लेन हालनो है, जो हमारे व्यवस्था करनी जाए, 2,000 रुपये रोजगार करना पड़ी, तो मैं हाल काम मध्ये नरेगा में। विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी के चलते जालोर जिले के अंदर मनरेगा योजना चल रही है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहर से प्रवासी आए हैं उन श्रमिकों के लिए और ग्रामीण में जो पहले से निवास करते हैं उन श्रमिकों के लिए भी यहाँ रोजगार उपलब्ध हो रहा है, उनको एक जीविका का साधन उपलब्ध हो रहा है। हमारे पांथेड़ी ग्राम पंचायत में भी हम फॉर्म नंबर से भरकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे वर्तमान में 280 मजदूर काम पर लगे हुए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रवासी श्रमिकों को भी हम इस मनरेगा योजना के अंतर्गत काम देने की कोशिश कर रहे हैं और काम पर लगा भी रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रामीणों को और प्रवासी भाइयों को रोजगार दिलाकर उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस महामारी के चलते जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनसे उबरने का मौका मिले। बहरहाल कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन के चलते लोगों को मजदूरी का संकट मंडरा रहा था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने मनरेगा पर लोगों को रोजगार देने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिस पर जिला कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर लोगों को मनरेगा में रोजगार देने के आदेश दिए। राजस्थान के जालोर से ANB न्यूज के लिए सुरेश धवल की रिपोर्ट। वहीं भीषण गर्मी से जूझ रहे भारत में कई राज्यों में बारिश हुई है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मेघ बरसे हैं और जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। IMD में अपने ताज़ा बुलेटिन में IMD ने यह कहा है कि दिल्ली, NCR में यूं ही मौसम रहने वाला है और देर शाम को 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि नारनौल, अलवर, महेंद्रगढ़, कोसली, बावल, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, मातनहेल, झज्जर, रोहतक, खरखोदा के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं और आंधी बारिश का अनुमान भी है। और देश में हो रही अलग अलग बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर के अहम जानकारी दी है। उसने कहा है कि मानसून अभी तक केरल तट पर नहीं पहुंचा है और हम नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान में टिड्डी दलों के हमले लगातार जारी हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा जिले में टिड्डी दल देखे गए हैं और प्रदेश में टिड्डियों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई आपात योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। राजस्थान में टिड्डी दलों के समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और हर रोज अलग अलग जिलों में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं।
हजारों किसानों की खड़ी हुई फसलें इन टिड्डियों के निशाने पर हैं और सीमा पार से आया ये टिड्डी दल जहां भी जाता है उस इलाके को वीरान बना देता है, लहलहाती फसलों को चट कर जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद एक मार्केट से होकर के गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो करने लगा और इस वजह से कई लोग दुकानों में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला गया। देखते ही देखते नाले में बहुत तेज बहाव होने लगा और घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और मंडी में भारी बारिश के बाद एक नाला ओवरफ्लो करने लगा, जिससे कारसोग टाउन में एक नाले में अधिक पानी भर जाने से ओवरफ्लो करने लगा है और इस वजह से मार्केट में स्थित दुकानों में लोग फंस गए और स्थानीय लोगों की सहायता से उनको वहां से बाहर निकाला गया और नाले के तेज बहाव में फंसे लोगों को किसी तरह के दुकानों का शटर तोड़ करके बचाया गया और पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर नीचे की तरफ बने मकान और दुकान अचानक से नाले के बहाव की चपेट में आ गए और नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कॉम्प्लेक्स में नीचे की तरफ बनी दुकानों में बंद शटर के अंदर लोग फंसे रह गए। देश में लॉकडाउन 4 के दौरान गरीबों मजदूरों की मदद के लिए मानवता की अनेक तस्वीरें सामने आई, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो मानवता की मिसाल बन गई। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर गोंडा जिले के हल्दर मऊ और मुख्तारगंज गांव से सामने आई है, जहां पर कुछ युवक ट्रेन से आ रहे प्रवासी श्रमिकों को तालाब से पानी पीते देख विचलित हो गए और ठान लिया कि अब एक भी श्रमिक भूखा प्यासा नहीं जाएगा। तब से गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके ट्रेन से आ रहे प्रवासी मजदूरों की भरपूर मदद कर रहे हैं। ये हमारे गांव के नौजवान, बुजुर्ग और सभी बच्चे, सभी लोग मिलके निरंतर ये सेवा, प्रवासी मजदूरों की सेवा जारी है। 1-2 यात्री उतरे थे इस गंदे तालाब में, पानी पी लिए थे। किसी आदमी ने गांव के देखा था कि वो गंदा पानी पी लिया था। ये गांव वाले दृश्य देख के बहुत विचलित हुए, बहुत परेशान हुए। उसके बाद में गांव वालों ने ठाना कि हमारे इस गांव की तरफ से अब कोई आदमी, कोई ट्रेन का एक बच्चा भूखा नहीं जाएगा। सबको खाना खिलाया जाएगा, सबको बिस्किट दिया जाएगा, सबको पानी पिलाया जाएगा, सबको फल दिया जाएगा। गोंडा जनपद को 66 जिले का हब बनाया गया है, जहां यात्री आते हैं, फिर बस के द्वारा ये इनको हर जगह भेजा जाता है। और ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मैजापुर रेलवे स्टेशन है। ये गोंडा के सबसे निकट का स्टेशन है और वहाँ एक ट्रेन के यात्री जब जाते हैं और उनको उनकी व्यवस्था कर दी जाती है, तब दूसरी ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाता है। और ऐसे लेकर के ये पर डे औसत 15 ट्रेन, 20 ट्रेन की यहाँ पर आमद होती है। यहाँ पर मैं आया हूँ, एक दिन ऐसे ट्रेन खड़ी थी और मैंने अभी बताया था कि एक तालाब में ट्रेन से लोग उतर करके पानी पी रहे थे। हल्दर मऊ मुसलमानों का गांव है। उसमें से कुछ लोगों ने देखा, यात्रियों की दुर्दशा देखा, उस तालाब को देखा, उस पानी को देखा। उसी दिन से, दूसरे दिन से इसकी कैंप की शुरुआत हुई और जो शुरुआत हुई वो बहुत साधारण लोगों ने चंदा चुटकी करके इसमें जो भी इसमें 6 कैंप यहाँ पर चल रहे हैं। कि हल्दर मऊ गाँव है और यहाँ के नौजवान और यूथ ने 60 दिनों से पूरे जनपद में घाघरा से लेकर अयोध्या कटरा तक गरीबों, मजदूरों, कमज़ोरों की मेहनत की है। यहाँ के नौजवान और बच्चे ने निकल करके पूरी तरह से पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे देश में हल्दर मऊ के नाम को पहुँचाया है कि खिदमत के लिए, मानवता की सेवा के लिए। जब से श्रमिक की ट्रेनें यहाँ से गुजरने लगी, दिन में 20 से 25, हल्दर मऊ के हमारे नौजवान, हमारे युवा साथियों ने, सब ने मिल करके आज आप देख रहे हैं कि कई टेंट लगाए हैं। कई जगह पर अलग अलग तरह से कोई खाना खिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है। तो आज इन सब लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ और इन लोगों को मुबारकबाद देने के लिए। जी हमारे गांव के सब बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से करके बहुत मजबूती के साथ ये काम कर रहे हैं। हम कल भी आए थे और आज मुझे लगा कि नहीं, हमें यहाँ जाना चाहिए। इन सारे अपने भाइयों को, अपने बच्चों का
इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। जितना हो सकता है हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते थे, पूरा जिला भी नहीं उम्मीद कर सकता था कि एक गांव के बच्चे 25 ट्रेनों के लोगों के, जिसमें 25,000 यात्री रोज गुजरते हों, उनके लिए खाना, फल, फ्रूट, पानी का इंतजाम करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को जांचे गए कुल 882 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 55 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें मिलाकर के अब तक पॉजिटिव की संख्या यहां पर 3,486 हो चुकी है। और वहीं 3 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद मृतकों की संख्या जो है वो यहां पर पे 132 हो चुकी है। इनकी हमारी अगर स्थिति देखी जाए तो कल हमारे पॉजिटिव 55 केसेस आए हैं और हमने टोटल सेंसिल जो नेगेटिव आए हैं 882 आए हैं। इसमें से कल 3 डेथ्स हुई हैं। इन डेथ्स के साथ में कोमॉर्बिड और डिसीज़ भी रहती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से इनके सेकेंडरी कॉज भी रहते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ें डेथ्स अपने को ज़्यादा शो होती हैं, क्योंकि इनके साथ में दूसरी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि क्योर रेट बहुत अच्छी है, जो कि काफ़ी हाई हो चुकी है। 57% के लगभग क्योर रेट जो है यहाँ पर है। और डेथ रेट में भी हम बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम जैसे ही अर्ली डिटेक्शन करते हैं, पेशेंट मालूम पड़ता है, हम उसको एडमिट करते हैं और ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। लेकिन लॉकडाउन 4 में सबसे ज़्यादा 850 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो आपको लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है कंपेयर टू डिक्रीज? उसका रीज़न यही है कि व्यक्ति एक तो अपनी सही जानकारी नहीं देता है। जो हमारी टीम लगी है, सर्वे टीम लगी हैं, उनको सही जानकारी नहीं देती। उनके अंदर भय भरा हुआ है कोरोना के नाम से, कि अगर हमने कुछ हिस्ट्री सही बताई और हमको ये आइसोलेट कर देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, तो उनके दिल से भय दूर करना रहेगा। हमने स्क्रीनिंग और हम बढ़ा रहे हैं, सर्विलेंस हमारा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने फीवर क्लिनिक भी चालू की हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद 3 दिन की राजकीय शोक दिवस घोषित किया गया था और इस दौरान राज्य में कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते और साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों कार्यालयों में तिरंगा आधा झुका रहना चाहिए था। लेकिन इसी के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा पूरा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ के पंचायत भवन का है। वहीं जब इस संबंध में संबंधित अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शोक सभा के दौरान तेज हवा चलने से अचानक तिरंगा पूरा झुक गया, जिसे शोक सभा के बाद व्यवस्थित किया गया। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मेरे संज्ञान में आ जाएगा और उसमें थोड़ा सा गलत तरीके से बताया जा रहा है। एक्चुअल वो कल शाम की घटना है और हमने सही तरीके से झंडा को फहराया था और जो सीधा रख के कुछ दूर नीचे झंडा को रखा था, जो झुकाया जाता है राष्ट्रीय शोक में, सही तरीके से हमने किया था। और नीचे में हम माननीय जोगी साहब के बारे में अपने जो कर्मचारी हैं उनको बता रहे थे कि उनका जीवन कैसा था, क्या क्या सीख लेना चाहिए, वो सब। और 2 मिनट का हम मौन धारण किए थे। उसी दौरान हल्का सा आंधी हवा चली, जिसके कारण जो नीचे का क्लैंप है वो खिसक गया और झंडा झुक गया था। चूँकि हम लोग उस वक्त शोक मुद्रा में थे और हमारा नीचे में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, तो ऊपर तरफ ध्यान नहीं गया। जैसे ही हमारा शोक सभा ख़त्म हुआ तो तत्काल हम उसको देखे और सही करवाए उसको। ये एक मतलब हल्की सी हवा के कारण चूक कह सकते हैं, उस पर हमारा कोई इस तरह से उद्देश्य नहीं था कि हम झंडे के सम्मान के प्रति अपना कुछ विरोधाभास प्रकट करें। सर, विरोधाभास फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर सील के दौरान फरीदाबाद की पुलिस ने सख्ती दिखाई और पुलिस ने दिल्ली से फरीदाबाद आने जाने वालों पर और फरीदाबाद से दिल्ली से जाने वालों पर सख्ती दिखाई है। पुलिस ने सिर्फ ई पास धारकों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहनों की एंट्री करने की इजाजत दी। और इसी बीच बॉर्डर पर जाम में एक बारात भी मिली जिसके पास ई पास था और इस बारात में 50 लोगों के लिए एंट्री भी थी। फिर भी केवल 9 लोग ही इस बारात में शामिल हुए और ये बारात फरीदाबाद से दिल्ली के सीलमपुर जा रही थी। क्या नाम है और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम फरीदाबाद शिव कॉलोनी मकान नंबर 964 से आ रहे हैं और एक्चुअली सीलमपुर में बारात थी
वहाँ जा रहे हैं। अब पुलिस वालों ने आपको बदरपुर में रोका, क्या पूछ रहे थे पुलिस वाले आपसे? उन्होंने हमारा पास देखा और हमें कुछ नहीं कहा। जब हमें एंट्री 50 आदमी की मिली हुई है, हम फिर भी 10 आदमी अपना जा रहे हैं हम। तो कैसे लग रहा है शादी में जब सपने देखते हैं दूल्हे के, इस तरह से बारात जाएगी पूरे शोरों से? ये 2020 में तो कोई ऐसा एक्चुअली इशू है ही नहीं। अब बस 4 आदमी जाके हो जाए, और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी बात है कि 4 आदमी ही जाए। ना लड़की वालों को कोई दिक्कत आए, ना लड़के वालों को कोई दिक्कत आए। कितने लोग हैं आपके जो जा रहे हैं शादी में? 8 आदमी या 9 आदमी हमारे, बस 50 आदमी की हमें परमिट मिली। जो परेशानी आ रही है, लोगों को पूछा जा रहा है, रोका जा रहा है, ज्यादा लोग ना हो, कैसे सब चीज देख रहे हैं आप? परेशानी आ रही है शादी? देखो जी, ये पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो हमारे साथ एक्चुअली बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ले रही है ये। लेकिन जो एक शादी में होना चाहिए था वो अब नहीं होगा। बहुत प्यार से जो है 10 लोग शामिल होंगे शादी में। ये एक्चुअली आने वाले टाइम में ही 10 लोग जाएं कि कोई लड़की बोझ, किसी को आदमी का बोझ ना लगे अपने घर पे। बॉर्डरों पे कोई परेशानी हुई निकलने में? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पुलिस वाले नहीं, सब पूरा सहयोग दिया पुलिस वालों ने, बहुत अच्छी बात लगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश की अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं सामने आ रही हैं, जो अस्पतालों में PPE किट, सैनिटाइजर, मास्क दान कर रही हैं। कुछ संस्थाएं देश को कोरोना मुक्त करने में अहम योगदान दे रही हैं। अमृतसर में सरबत का भला नामक संस्था ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा की PPE किट्स, सैनिटाइजर, मास्क हॉस्पिटलों में बांटे हैं। और अमृतसर के सर्किट हाउस में सरबत का भला ट्रस्ट के लोगों ने 5वीं खेप PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क प्रशासन की मौजूदगी में मेडिकल हॉस्पिटलों को दी है। और इस मौके पर अमृतसर के MP गुरजीत सिंह औजला, कैबिनेट मंत्री OP सोनी और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रहे। 400 ਜਿਹੜੀ ਹੈ PPE किट ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈ N95 ਮਾਸਕ ਹੈ। 4000 ਸਾਡੇ 3 लेयर ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 10 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈਂਡ ਗਲੋਵਸ 1000 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ NGO ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ PPE ਕਿਟਸ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ PPE ਕਿਟਸ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਆ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ मैं इन्हों का जिन्ना धन्यवाद करा उन्ना थोड़ा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी अंबाला में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 12 तक पहुंच गई है और अंबाला में अभी तक कोरोना के 54 मामले सामने आ चुके हैं। अंबाला में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामलों में 2 बच्चे हैं। इसके अलावा एक 65 वर्षीय कैंसर पीड़ित महिला और एक 42 वर्षीय व्यक्ति है। सभी लोग दिल्ली से अंबाला पहुंचे हैं। आज हमारे पास जो सुबह टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई और हमें जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उसमें अंबाला कैंट के 4 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और इनमें 2 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं। और जो दो बच्चे हैं वो बीडी फ्लोर मिल के पास शांतिनगर के रहने वाले हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। और जो एक लेडी है वो भी 65 साल की हैं और उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। 20 तारीख को वो कैंसर के लिए उपचाराधीन हैं। और एक और जो है जो व्यक्ति है वो भी अंबाला कैंट का रहने वाला है, खटीक मंडी का। और उनकी सब इन चारों की हिस्ट्री दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। और इनके सैंपल परसों लिए गए थे और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सर, बच्चों की उम्र क्या बताइए? बच्चों की उम्र एक ही परिवार के हैं, एक 3 साल की है और एक 5 साल का है। यश होता नाम। सर, ये इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी कुछ खंगाले जा रहे हैं? हाँ सर, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है और हमारी टीम चली गई है। उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सील करवाया जा रहा है और क्वारंटाइन के लिए उनको आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के जींद में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल ठेकेदार ने सड़क निर्माण के काम को बीच में ही छोड़ दिया और प्रशासन की लापरवाही के चलते थोड़ी सी बारिश के बाद ही जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है सफीद रोड का ये नज़ारा है। यहाँ पे जो है पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रशासन बार बार दावे कर रहा है कि जो है पानी की निकासी के लिए प्रबंध किया जाएगा, लेकिन ये हालात जो है आपको दिखाए हैं। यहाँ पे जो है पानी जो है भरा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, क्या प्रॉब्लम आई हुई है? देख लो, प्रॉब्लम तो एक गोडे गोडे पानी खड़ा है। आने जाने की इतनी दिक्कत है, घर में बढ़ गया है थोड़ी सी बारिश पानी बंद है तो क्या मतलब दिक्कत क्या हुई है? निकासी का प्रबंध नहीं है क्या? प्रबंध नहीं है। सड़क बनाने लग गए थे, बीच में छोड़ गए। रोड़ा गिरवा थे, आगे ज्यादा गेट दिया, पीछे ज्यादा गेट दिया, बीच में छोड़ दिया। बीच में मारे मत उसका को नहीं है ये हिसाब का। हमने तो गेट दिया जितना गिरना था, तो बीच में छोड़ दिए। बिल्कुल, सड़क को जो है बीच में यहाँ पे बंद किया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, कब से समस्या बनी हुई है पानी की? समस्या तो शुरुआत है वो तो शुरू तो देखा है ना, उस दिन की यही समस्या है और पानी इतना भरा है और बहुत ज़्यादा, और वही समस्या छोड़ दी नहीं। हमने रोड़ा की मांग करी थी, रोड़ा हमने डाल लिया नहीं या छोड़ के ही चले गए। तो आप इसको लेके प्रशासन से कभी मिले या डीसी की बात की जाए या फिर एमएलए की बात की जाए? सारे तो मिल लिए, किसी तुम्हारी सुनाई कौन करे, सब तो मिल लिए। तो सुनाई नहीं करेंगे तो फिर बता के कब से पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे? पानी तो 30 साल हो गए रही, पानी इकट्ठा होता है। उस दिन के ये देखा है अरे भी आए कहाँ है भाई, उरा तो पानी इकट्ठा होएगा तो हम क्यों करवाएंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं। बिल्कुल 30 साल से जो है समस्या जो क्या जाता है और यहाँ खड़े हुए आदमी के जाते हैं, बच्चे भी कई बार कर लिए, बाइक कर लिए, दिक्कत आती है। तो प्रशासन से यही है, उम्मीद है इसको जो है ठीक करा जाए और बिल्कुल लोगों को परेशानी ना हो और जो है इस समस्या से लोगों को जो है छुटकारा मिल पाए। लेकिन जींद का जो प्रशासन है वो अपनी गहरी नींद से कब जागेगा और कब जाके जो है पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद।
एक तरफ जहां पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं हमारे देश के कई राज्यों में अब टिड्डी दल भी किसानों के लिए नई आफत के रूप में उभर रहा है। और यूपी के अयोध्या में भी टिड्डी दल किसानों पर आफत बन रहा है। और ऐसे में किसानों को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने टिड्डी दल के आक्रमण से अपनी फसलों को बचाने के सुझाव दिए हैं। विशेषज्ञों की माने तो टिड्डी दल किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि टिड्डी दल से बचाव के लिए खेतों में तेज आवाज या टीन के डिब्बे या फिर थाली बजाकर और खेत में हल्ला करके टिड्डियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। देखिए, नुकसान तो हर तरह का, जो भी हरा पौधा, कोई भी क्रॉप लगी हुई है, सब्जी लगा हुआ है, सबको ये खा के नष्ट कर देते हैं सब। ठीक है, अब इनसे बचाव का जो तरीका है, किसान यदि आ जाते हैं टिड्डी दल हमारे खेत में, तो जितनी भी आवाज करने वाली चीजें हैं अब किसान के पास, वो टीन हो सकता है, ढोलक हो सकता है, झाल हो सकता है, मजीरा हो सकता है, थाली हो सकता है, वो सबको बजाएं, बहुत तेज हल्ला करें और एक साथ ये सब कार्रवाई करें जिससे कि आवाज सुनकर वो भाग जाएं। इसके अलावा यदि खेत में बैठ गए हैं या लग रहा है कि ये इधर से आ सकते हैं, तो हम केमिकल का जो छिड़काव जो हम बता रहे हैं, मैलाथियान और क्लोरोपाइरीफॉस, इसको ये हर दुकान पर इस समय उपलब्ध है। फैजाबाद की हर दुकानों पर जो कृषि रक्षा की दवाइयाँ देते हैं, हर जगह उपलब्ध है। उनको लेकर और उनका घोल बनाकर ये छिड़कें। पूर्व एमएलए बाबूलाल का निधन हो गया है। पूर्व विधायक दिल के रोगी थे और हृदय गति रुकने से ही पैतृक आवास पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि बाबूलाल मनकापुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार एमएलए रहे हैं और पूर्व एमएलए के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के ये करीबी रहे और पूर्व विधायक बाबूलाल नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगवा गाँव के रहने वाले थे। यूपी के सहारनपुर के गांव माधोपुर में 2 दिन पहले 2 पक्षों में एक मकान निर्माण को लेकर के मारपीट हो गई और दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें महिला, बच्चे सहित लगभग 5 लोग घायल हो गए थे। और वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी, जिसमें 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने यह बताया है कि थाना 2 पक्षों के विवाद में लाठी डंडे भी चले हैं और जिसमें 5 लोग घायल हो गए और 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये जो विवाद हुआ है, क्या कारण रहा है, कितने लोग इसमें घायल हुए? थाना क्षेत्र तीतरो में ग्राम माधोपुर मकान निर्माण हो रहा था, उस समय आपस में विवाद हुआ और इस आपसी विवाद में कोई 5 लोग घायल, 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो सर, इसमें क्या लाठी डंडे भी चले या क्या हथियार वगैरह भी चले? नहीं, इसमें ईंट पत्थर और लाठी डंडे की चोट है। पंजाब के गुरदासपुर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल गुरदासपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज का डॉक्टर ने बिल ज्यादा बना दिया और अब मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को बिल के बारे में जब पूछा तो डॉक्टर नाराज हो गए और मरीज के परिजनों पर हाथ भी उठा दिया और मरीज को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने बताया कि डॉक्टर को समझाने लगे तो डॉक्टर और उसके साथियों ने उस पर ही हमला कर दिया और धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया। बता दें कि पुलिसकर्मी के मुताबिक डॉक्टर नशे की हालत में था। पैसे दिते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਘਟਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹਾਫਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।